नमस्कार दोस्तों, मैं दिलकुश प्रजापति हमारे सुरभि क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। हम जो अपने शिक्षण अभिक्षमता विषय चल रहा था उसमें अधिगम वाले टॉपिक को कंप्लीट कर चुके थे और उसके हमने प्रश्न भी समझे थे जो टेस्ट में दिए थे। और जिन विद्यार्थियों के पास टेस्ट उपलब्ध नहीं हुआ है वो टेस्ट प्राप्त कर लें। आज या कल तक वो ग्रुप पे भी डाल दिया जाएगा। अब देखें, हम एक नया टॉपिक लेते हैं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। अब देखें, सबसे पहले तो ये देखें कि हमने जो अधिगम समझा था और अब जो शिक्षण समझ रहे हैं, या कहें कि शिक्षण और अधिगम, इन दो शब्दों में क्या अंतर है। तो देखिए दोस्तों, हमने समझा था कि अधिगम का अर्थ क्या होता है, सीखना। अब जिस सीखने की हम बात अधिगम में करते थे वो सीखना स्वतंत्र रूप से किसी भी स्थान पर या किसी भी परिस्थिति में हो सकता था। जैसे उसे हम खेल के मैदान में भी सीख सकते थे, अधिगम तो कहीं भी हो सकता था। हम रास्ते में चलते हुए भी कोई चीज़ सीख सकते हैं, अधिगम कर सकते हैं। इसके अलावा हम कहीं भी बैठे बैठे भी अधिगम कर सकते हैं, कोई चीज़ सीख सकते हैं। मोबाइल से कोई चीज़ सीख सकते हैं, वो भी अधिगम होता है। तो अधिगम तो एक ऐसी प्रक्रिया है जो सार्वभौमिक या कहें कि सभी क्षेत्रों में होती है और सभी परिस्थितियों या कहें कि किसी भी परिस्थिति में हो सकती है। परंतु जो शिक्षण है, ये शिक्षण एक ऐसा अधिगम होता है जो नियंत्रित परिस्थितियों में या कहें कुछ विशेष परिस्थितियों में होता है। क्या, दोबारा समझें, शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अधिगम तो होता है किंतु इसकी कुछ विशेष परिस्थितियां होती है या कहें कि इसका कोई सीमित मीनिंग हम लेते हैं। तो देखिए, शिक्षण क्या है। अधिगम तो हमने कहा कि ऐसी प्रक्रिया जो हमारे व्यवहार में स्थायी परिवर्तन करती है। शिक्षण में भले ही अधिगम होता है, शिक्षण में क्या होता है, अधिगम होता है, परंतु इसकी परिभाषा सीमित है। शिक्षण हम उसे कहते हैं जिसमें अध्यापक अपने विद्यार्थियों को विषय वस्तु का ज्ञान कराता है, उसे हम कहते हैं शिक्षण। यानी शिक्षण के लिए हमें अध्यापक की भी आवश्यकता होती है और छात्र की भी आवश्यकता होती है, जबकि अधिगम के लिए अध्यापक होना आवश्यक नहीं है या कोई निश्चित विषय वस्तु भी होना आवश्यक नहीं है। हम किसी भी चीज़ का अधिगम कर सकते हैं और बिना अध्यापक के भी स्वयं अधिगम कर सकते हैं। जबकि शिक्षण में किसकी आवश्यकता होती है, अध्यापक की आवश्यकता होती है, कक्ष की आवश्यकता होती है, इसके साथ किसी विषय वस्तु की आवश्यकता होती है, किसी टॉपिक की जिस पर हम चर्चा करते हैं। तो देखें, हमारे विद्यालयों में अध्यापक विद्यार्थियों को जो अधिगम करवाते हैं वो अधिगम कौन सा अधिगम होता है, या कहें कि वो अधिगम किसके द्वारा होता है, शिक्षण के द्वारा होता है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं शिक्षण क्या है, और शिक्षण की हम परिभाषा भी लिख लेंगे, शिक्षण क्या है। तो देखिए, शिक्षण क्या है, टीचिंग। तो देखें, शिक्षण वह प्रक्रिया है, शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें अध्यापक अपने विद्यार्थियों को या अपने छात्रों को, चलो विद्यार्थी लिख लेते हैं, अपने विद्यार्थियों को
विषय वस्तु का ज्ञान कराता है। विषय वस्तु का ज्ञान कराता है। विषय वस्तु कौन सी होती है? जो अपने सिलेबस में होती है, अपने पाठ्यक्रम में होती है, अपनी पाठ्यचर्या में होती है, ये विषय वस्तु उसका ज्ञान कराता है। तो देखिए शिक्षण क्या है? शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें अध्यापक अपने विद्यार्थियों को विषय वस्तु का ज्ञान कराता है। वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? शिक्षण कहलाती है। और शिक्षण के द्वारा भी क्या होता है? अधिगम होता है। तो ये हम इनकी विशेषताएं लिखेंगे तब लिख लेंगे। अभी आप ओरली याद रख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जब अध्यापक शिक्षण करवाएगा तो बालक कुछ ना कुछ सीखेगा, और जब सीखेगा तो वो अधिगम भी तो होगा। तो हम कहें कि शिक्षण जब होता है तो शिक्षण में क्या होता है? अधिगम भी होता है। केवल ये है कि शिक्षण कुछ विशेष कंडीशन में बात करते हैं हम शिक्षण की। कौन सी कंडीशन? देखें, शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें अध्यापक अपने विद्यार्थियों को विषय वस्तु का ज्ञान कराता है। यानी अध्यापक कक्षा में जो पढ़ाता है वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? शिक्षण कहलाती है। इसके बाद देखिए शिक्षण में हम देखें, शिक्षण प्रक्रिया जो है इसके संदर्भ में अलग अलग मत आते हैं। कोई तो इसको द्विमुखी प्रक्रिया बताते हैं, कोई तो इसको कौन सी प्रक्रिया बताते हैं? द्विमुखी प्रक्रिया। द्विमुखी प्रक्रिया का मतलब यह है कि शिक्षण जो प्रक्रिया है उसके दो पार्ट होते हैं, या कहें कि उसके दो घटक होते हैं, या कहें कि शिक्षण प्रक्रिया के दो सदस्य होते हैं। एक मत आता है त्रिमुखी प्रक्रिया। शिक्षण प्रक्रिया एक मत के अनुसार कौन सी प्रक्रिया है? त्रिमुखी प्रक्रिया। यह क्या कहती है कि शिक्षण के तीन भाग होते हैं, शिक्षण प्रक्रिया के तीन घटक होते हैं, या कहें कि शिक्षण प्रक्रिया के तीन सदस्य होते हैं। तो द्विमुखी प्रक्रिया तो दो सदस्य बताती है, दो पार्ट बताती है, और त्रिमुखी प्रक्रिया शिक्षण के तीन पार्ट बताती है। द्विमुखी प्रक्रिया का जो मत दिया ये दिया एडम्स ने। शिक्षण को द्विमुखी प्रक्रिया किसने बताया? एडम्स ने। फिर कहें कि शिक्षण को त्रिमुखी प्रक्रिया किसने बताया? तो ये बताया जॉन डेवी। एक तो जॉन डेवी है और एक नाम आता है रायबर्न। और आप ओरली एक नाम याद रख सकते हैं, B.S. ब्लूम। पर अपने इंपॉर्टेंट ये दो, ये जॉन डेवी और रायबर्न, जिसमें भी हम जॉन डेवी याद रखेंगे। और यदि आप याद रख सकते तो ओरली में बता रहा हूँ B.S. ब्लूम, ये भी आते हैं। अब द्विमुखी प्रक्रिया का अर्थ यह है कि शिक्षा के दो घटक हैं, शिक्षण के दो घटक हैं। वो घटक कौन कौन से बताए? द्विमुखी प्रक्रिया ये क्या कहती है? शिक्षण के दो घटक होते हैं, ये इन्होंने बताया। पहला घटक तो बताया इन्होंने अध्यापक, और दूसरा घटक बताया इन्होंने विद्यार्थी। अध्यापक या रहे कि कह सकते हैं शिक्षक, और एक क्या बताया? विद्यार्थी। ये एडम्स मोदी ने बताया कि शिक्षा के दो ही घटक होते हैं शिक्षण के, यानी दो पार्टों के बीच शिक्षा चलती है। एक पार्ट तो है अध्यापक और दूसरा पार्ट है विद्यार्थी। इनके बीच ही शिक्षा होती रहती है। परंतु जॉन डेवी और रायबर्न ने कहा कि शिक्षा के दो घटक नहीं होते, अपितु शिक्षण या शिक्षा के तीन घटक होते हैं। शिक्षण के तीन घटक होते हैं, तीन घटक होते हैं। अब कहते क्या है ये कि दो घटकों से शिक्षण में काम नहीं चलेगा, अध्यापक भी है विद्यार्थी भी है, इन दोनों से शिक्षा नहीं चलेगी, इनके बीच में पाठ्यक्रम भी होना चाहिए।
यानी अध्यापक और विद्यार्थी खुद ही थोड़ी कुछ करते रहेंगे, वो क्या करेंगे, इसके लिए उनके बीच में क्या होता है, पाठ्यक्रम भी होता है। तो इन्होंने शिक्षण के 3 घटक बताए कि एक घटक तो होता है अध्यापक, दूसरा घटक होता है विद्यार्थी। पर ये दोनों किसकी चर्चा करेंगे, अध्यापक और विद्यार्थी किससे संबंधित व्यवहार करेंगे, इनको जोड़ने वाला कौन है। तो जॉन डीवी और रायबर्न ने कहा कि तीसरा घटक लेंगे इनको जोड़ने वाला पाठ्यक्रम। तो इन्होंने 3 घटक बताए। पहला कौन सा है, अध्यापक, दूसरा कौन सा है, विद्यार्थी, और तीसरा इन्होंने बताया पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम तो ये शिक्षण के 2 और 3 घटक। शुद्धि के लिए हम यहाँ पे घटक के जगह एक शब्द लिख सकते हैं, उपागम। घटक गलत नहीं है, पर आगे जाके हम चर पढ़ेंगे शिक्षण के, वहाँ आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम शिक्षण के 2 उपागम और यहाँ पे 3 उपागम लिख लेते हैं। चलो आपके लिए घटक ही कर देते हैं, हम चर को कुछ अलग तरीके से समझ लेंगे। देखो ये थोड़ा आपको आसान भाषा में समझाने के लिए किया जा रहा है, बाकी कठिन शब्द भी ले सकते थे, पर उन कठिन शब्दों से कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं है कि वहाँ से कोई प्रश्न बने, तो यहाँ पे हम घटक ही लिख देते हैं। शिक्षण के 2 घटक किसने बताए, एडम्स ने, यानी द्विमुखी प्रक्रिया बताई। एक तो अध्यापक और दूसरा कौन, विद्यार्थी। इसके बाद अगला मत क्या है कि शिक्षण त्रिमुखी प्रक्रिया है, जॉन डीवी और रायबर्न ने कहा। यानी शिक्षण के 3 घटक होते हैं, एक तो अध्यापक और एक विद्यार्थी। पर इन दोनों को कौन जोड़ता है, ये दोनों किससे संबंधित चर्चा करेंगे। तो तीसरा कौन सा बता दिया इन्होंने, पाठ्यक्रम। इसके बाद देखें, इसी से संबंधित आता है शिक्षण के चर। इसी से संबंधित एक बात आती है अपने शिक्षण के चर। यह घटक की तरह ही हम चर लेंगे। तो शिक्षण के 3 चर होते हैं। एक तो होता है स्वतंत्र चर, वही घटक की तरह ही एक शब्द है चर, कोई ज़्यादा इनमें डिफरेंस नहीं है, इसलिए हमें केवल याद रखना है जो लिखाया गया है। प्रश्न बनेंगे डायरेक्ट यहीं से बनेंगे। एक होता है आश्रित चर, शिक्षण का एक चर तो हो गया स्वतंत्र चर, एक हो गया आश्रित चर, और एक तीसरा होता है मध्यस्थ चर। मध्यस्थ चर देखें, शिक्षण के 3 चर हो गए, स्वतंत्र चर, आश्रित चर और मध्यस्थ चर। देखें, शिक्षण के जो 3 घटक हमने लिए हैं, उन्हीं से हम शिक्षण के चर भी बनाएंगे। अगर अपने प्रश्न बनता है कि शिक्षण के कितने घटक होते हैं या शिक्षण कितनी मुखी प्रक्रिया है, तो हम शिक्षण को त्रिमुखी ही बताएंगे। इसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त है त्रिमुखी प्रक्रिया, आगे विशेषता में भी लिखेंगे। तो इसी मत से हमने आगे पढ़ा शिक्षण के चर, स्वतंत्र चर, आश्रित चर और मध्यस्थ चर। यदि इन तीनों में देखा जाए और आपसे पूछा जाए कि इन तीनों में स्वतंत्र कौन है, यानी अपने कार्य को करने के लिए स्वतंत्र कौन है, तो आप कहोगे कि स्वतंत्र तो अध्यापक होता है। अध्यापक अपने किसी भी तरीके से पढ़ाने के लिए स्वतंत्र होता है, वो अपने पाठ को व्यवस्थित करने के लिए स्वतंत्र होता है, वो होमवर्क किस प्रकार दे इसके लिए स्वतंत्र होता है, वो कब कौन सा पाठ पढ़ाएगा इसके लिए स्वतंत्र होता है। यानी प्रत्येक चीज के लिए अगर हम स्वतंत्रता की बात करें तो किसके पास है, अध्यापक के पास। तो स्वतंत्र चर तो कौन हो जाएगा, अध्यापक। फिर आश्रित चर, तो आप कहोगे कि ये जो विद्यार्थी है ये अध्यापक के ऊपर आश्रित होते हैं। अध्यापक जो पढ़ाएगा वही पढ़ना पड़ेगा, अध्यापक जिस तरीके से पढ़ाएगा वही पढ़ना पड़ेगा। अध्यापक जो इनको
होमवर्क देगा वही करना पड़ेगा इनको। यानी विद्यार्थी किसके ऊपर आश्रित होते हैं? अध्यापक के ऊपर आश्रित होते हैं। तो विद्यार्थी कौन सा चर हो गया? आश्रित चर। आश्रित चर कौन हो जाएगा? विद्यार्थी। देखें, स्वतंत्र चर तो कौन सा है शिक्षण का? अध्यापक। आश्रित चर कौन सा है? विद्यार्थी। मध्यस्थ यानी बीच का व्यक्ति, या कहें कि उनको जोड़ने वाला। तो अध्यापक और विद्यार्थी को जोड़ने वाला कौन है? या कहें कि अध्यापक और विद्यार्थी जिसकी चर्चा करके एक दूसरे से जुड़ते हैं, जिसके बारे में चर्चा करके एक दूसरे से जुड़ते हैं, वो क्या होता है? अपना पाठ्यक्रम। अरे पाठ्यक्रम ही तो अध्यापक और विद्यार्थी को जोड़ेगा। पाठ्यक्रम को ही तो अध्यापक पढ़ाएगा और विद्यार्थी पढ़ेगा। तो इन दोनों के बीच मध्यस्थ चर जो होता है वो क्या होता है? पाठ्यक्रम। ये हो जाएगा मध्यस्थ चर। तो देखें, हमने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया ली, इसमें समझा शिक्षण। शिक्षण क्या है? शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें अध्यापक अपने विद्यार्थियों को विषय वस्तु का ज्ञान कराता है। विषय वस्तु अपनी पढ़ने की सामग्री। फिर हमने कहा कि शिक्षण प्रक्रिया के कितने पार्ट होते हैं, कितने घटक होते हैं, कितने भाग होते हैं। तो इसके लिए दो मत आए, एक तो द्विमुखी प्रक्रिया और एक त्रिमुखी प्रक्रिया। द्विमुखी प्रक्रिया बताई एडम्स ने और त्रिमुखी प्रक्रिया बताई मुख्य रूप से जॉन डीवी। एक नाम आपके लिए लिखवाया, क्या है? रायबर्न। और एक नाम ओरली आपको बता दिया, B.S. ब्लूम। द्विमुखी प्रक्रिया शिक्षक के 2 घटक बताती है, त्रिमुखी प्रक्रिया शिक्षक के 3 घटक बताती है शिक्षण के। द्विमुखी प्रक्रिया कौन से 2 घटक बताती है? अध्यापक और विद्यार्थी। त्रिमुखी प्रक्रिया कौन से घटक बताती है? एक घटक अध्यापक, एक विद्यार्थी और तीसरा पाठ्यक्रम। फिर इन्हीं से हमने देखे और यहाँ पे समझा भी था कि द्विमुखी और त्रिमुखी में से मान्यता किसको देनी है? त्रिमुखी प्रक्रिया को। फिर हमने इसी के द्वारा पढ़े शिक्षण के चर। शिक्षण के चर हमने 3 लिए। जो चर स्वतंत्र होता है वो तो स्वतंत्र चर, जो आश्रित होता है आश्रित चर, और जो इन दोनों को जोड़ता है वो मध्यस्थ चर। तो शिक्षण में स्वतंत्र तो कौन होता है? अध्यापक। आश्रित कौन होता है? विद्यार्थी। और इन दोनों को कौन जोड़ता है? इनके बीच मध्यस्थता कौन करता है? तो वो है अपना पाठ्यक्रम। तो ये है शिक्षण के चर। आप इनको कंप्लीट करें। देखें, अब हम आगे चर्चा करेंगे शिक्षण चरों के कार्य। शिक्षण चरों के कार्य। तो देखें, ये जो शिक्षण चर है ये कौन कौन से कार्य करेंगे इनकी चर्चा करते हैं। देखिए, ये जो हम पार्ट ले रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण, अलग अलग पार्टों में पढ़ रहे हैं इनको। शिक्षण चरों के कार्य 3 भागों में बांटेंगे। पहला है निदानात्मक कार्य। निदानात्मक कार्य। दूसरा है उपचारात्मक कार्य। उपचारात्मक कार्य। और तीसरा है मूल्यांकन कार्य। मूल्यांकन कार्य। देखिए, ये क्या होते हैं, एक उदाहरण से समझें। हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर क्या करता है? हमारी समस्या का पता लगाता है। सबसे पहले क्या करता है डॉक्टर? हमारी समस्याओं का पता लगाता है। इसे तो कहते हैं निदान। यानी हमारी बीमारी का पता लगाता है सबसे पहले तो चेक करके, जांच वगैरह द्वारा। तो समस्या का पता लगाना तो क्या हो जाता है? निदान। फिर वो इलाज करके, उपचार करके हमारी समस्या को दूर करता है।
इलाज करके या कहें कि उपचार करके हमारी समस्या को क्या करता है, दूर करता है। तो इसे कहते हैं उपचार या उपचारात्मक कार्य। फिर अगले दिन डॉक्टर हमें ये देखने के लिए बुलाता है कि उसने जो उपचार किया है वो उपचार सफल हुआ या नहीं हुआ, या कहें कि उसने जो हमारी समस्या को दूर किया है वो कितनी दूर हुई कि नहीं हुई, ये चेक करने के लिए भी तो अगले दिन बुलाएगा डॉक्टर। तो उस तीसरे कार्य को कहा जाता है मूल्यांकन कार्य। दोबारा समझें, पहला काम डॉक्टर का होता है हमारी समस्या का पता लगाना, तो वो तो कहलाता है निदानात्मक कार्य। फिर जिस समस्या का पता लगाया है उसका उपचार करना या उसका इलाज करना, वो कहलाता है उपचारात्मक कार्य। फिर ये देखना कि उपचार सफल हुआ कि नहीं हुआ, बीमारी दूर हुई कि नहीं हुई, इसका पता लगाना, ये तीसरा कार्य कहलाता है मूल्यांकन कार्य। तो समस्या का पता लगाना निदान, समस्या को दूर करना उपचार, समस्या दूर हुई या नहीं हुई इसके बारे में जानना, ये क्या है, मूल्यांकन कार्य। तो देखें, अध्यापक भी ठीक इसी प्रकार से हमें इन 3 प्रक्रियाओं से गुजारता है। सबसे पहले तो अध्यापक ये देखता है कि इस विद्यार्थी को क्या पढ़ने की जरूरत है। सबसे पहले तो अध्यापक क्या देखता है कि विद्यार्थी को क्या पढ़ने की जरूरत है, या इसकी समस्या क्या है, या इसको कौन से विषय का ज्ञान कराया जाए, या कौन कौन से टॉपिक पढ़ाए जाएं। तो ये तो क्या कहलाता है, निदानात्मक कार्य। यानी अध्यापक ने हमारी क्षमता या हमारी समस्याओं को जाना। फिर अध्यापक कक्षा में शिक्षण करवाता है जिससे हमारी समस्या दूर हो जाती है, या कहें कि हमारी अज्ञानता दूर हो जाती है, या कहें कि हमारी जो समस्या थी कुछ सीखने की वो समस्या दूर हो जाती है। किसके द्वारा, कक्षा में शिक्षण द्वारा। कक्षा में शिक्षण करना क्या कहलाता है, उपचारात्मक कार्य। फिर अध्यापक ये देखता है कि मैंने जो पढ़ाया है उससे विद्यार्थी की समस्या दूर हुई कि नहीं हुई, या कहें कि विद्यार्थी सीखा कि नहीं सीखा, इसका पता लगाने के लिए अध्यापक तीसरा कार्य करता है, मूल्यांकन कार्य। तो ये शिक्षण चरों के 3 कार्य हैं। विद्यार्थी की समस्या का पता लगाना, ये तो क्या कहलाता है, निदानात्मक कार्य। विद्यार्थी की समस्या को दूर करना, अब दूर किससे करेगा, कक्षा में पढ़ाएगा तभी तो हमारी समस्या दूर होगी, तो वो क्या कहलाता है, उपचारात्मक कार्य। फिर उपचार ठीक हुआ कि नहीं हुआ, उपचार से विद्यार्थी सीखा कि नहीं सीखा, कितना सीखा, या कितना और सिखाने की जरूरत है, इसका पता लगाने के लिए तीसरा कार्य कौन सा है, मूल्यांकन कार्य। तो देखें निदानात्मक कार्य क्या है, देखें विद्यार्थियों की, एक वचन में लिख लेते हैं, विद्यार्थी की समस्याओं व क्षमताओं का पता लगाना, यह तो कौन सा कार्य कहलाता है, निदानात्मक कार्य। विद्यार्थी की क्या समस्याएं हैं या विद्यार्थी में कौन कौन सी क्षमताएं हैं, इसका पता लगाना तो क्या कहलाता है, निदानात्मक कार्य। दूसरा है उपचारात्मक कार्य। इसमें क्या लिखेंगे, विद्यार्थी की समस्या को दूर करना, विद्यार्थी की समस्या को दूर करना। और विद्यार्थी की समस्या कैसे दूर होगी, कक्षा शिक्षण द्वारा। अध्यापक कक्षा में पढ़ाएगा तभी तो विद्यार्थी की समस्या दूर होगी, जो भी उसकी अज्ञानता होगी। तो हम कोष्टक में यह भी लिख सकते हैं, उपचारात्मक कार्य कैसे होता है, यह विद्यार्थी की समस्या कैसे दूर होती है, कक्षा शिक्षण द्वारा, कक्षा शिक्षण द्वारा। और तीसरा, विद्यार्थी की समस्या दूर हुई या नहीं हुई इसका पता लगाना, तीसरा मूल्यांकन कार्य हो गया। विद्यार्थी की समस्या या कहें
उपचारात्मक कार्य, उपचारात्मक कार्य की सफलता, उपचारात्मक कार्य की सफलता का पता लगाना, ये क्या कहलाता है? मूल्यांकन कार्य। अपन भी जानते हैं टेस्ट वगैरह, पेपर वगैरह जो लिए जाते हैं वो कौन से कार्य होते हैं? मूल्यांकन कार्य। इसमें अध्यापक यही देखता है कि मैंने जो शिक्षण करवाया है कक्षा में वो कितना सफल हुआ, उसकी सफलता का पता लगाना, ये मूल्यांकन कार्य हो जाएगा। इसके बाद देखिए शिक्षा के प्रकार, ये अलग अलग पार्ट में ले रहे हैं हम अलग अलग बिंदुओं को। शिक्षा के प्रकार, इसमें देखें मुख्य रूप से हम शिक्षा के दो प्रकार लेंगे। शिक्षा के मुख्य रूप से दो प्रकारों की चर्चा होती है। एक तो होती है औपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा, और दूसरी होती है अनौपचारिक शिक्षा। अब देखिए औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है। औपचारिक शिक्षा वो होती है जिसमें कुछ परिस्थितियां नियंत्रित होती है या फिक्स होती है। कौन कौन सी परिस्थितियां फिक्स होती है औपचारिक शिक्षा में? समय फिक्स होता है, पाठ्यक्रम फिक्स होता है, पढ़ाने की विधियां भी फिक्स होती है, किस किस विधि से पढ़ाना है। इसके अलावा कब कब टेस्ट लेना है, ये सब कुछ फिक्स होता है, ये सब कुछ निर्धारित होता है। या कहें कि किस प्रकार विद्यार्थियों का मूल्यांकन करना है, ये सब चीज़ें जहाँ पे निर्धारित होती है वो तो होती है औपचारिक शिक्षा। और जहाँ ना तो शिक्षा का समय निश्चित होता है, ना ही पढ़ाने का तरीका निश्चित होता है, ना ही पढ़ाने की विषय वस्तु या पढ़ाने का मैटर निश्चित होता है क्या पढ़ाना है, ना ही मूल्यांकन निश्चित होता है, तो ऐसी शिक्षा कहलाती है अनौपचारिक शिक्षा। और उदाहरण अपने सामने बहुत अच्छे हैं, जैसे विद्यालय की शिक्षा। विद्यालय की शिक्षा क्या में क्या क्या होता है? समय भी फिक्स होता है, कितने बजे से कितने बजे तक विद्यालय चलेगा। पाठ्यक्रम भी फिक्स होता है, विद्यार्थी को क्या क्या पढ़ाना है। इसके अलावा पढ़ाने की विधि भी फिक्स होती है। परीक्षा का समय भी निश्चित होता है, यानी कहीं मूल्यांकन किस किस समय लेना है यह भी निश्चित होता है। इस कारण विद्यालय की शिक्षा तो कौन सी शिक्षा के अंतर्गत आएगी? औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आएगी। दूसरी बात हमने कहा ऐसी शिक्षा जिसमें समय, पाठ्यक्रम, तरीका, मूल्यांकन का समय कुछ भी फिक्स नहीं होता, वो अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है परिवार में बालक की शिक्षा। अरे बालक को हम परिवार में भी कुछ चीज़ें सिखाते रहते हैं, गिनती वगैरह, रंगों का ज्ञान, विभिन्न प्रकार की मीनिंग वगैरह सिखाते हैं ना बच्चों को, गणना का ज्ञान, गिनती का। तो वहाँ पे बच्चे को सिखाने के लिए हमारे पास कुछ भी फिक्स नहीं होता, तो परिवार में दी जाने वाली शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा होती है। दोबारा कहें, विद्यालय की शिक्षा तो क्या होती है? औपचारिक शिक्षा। और परिवार की शिक्षा क्या होती है? अनौपचारिक शिक्षा। इसमें लिखें, इसमें ऐसे लिखें, ये नियंत्रित परिस्थितियों में दी जाती है। ये नियंत्रित परिस्थितियों में दी जाती है। आप अपनी लैंग्वेज में यह भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? इसमें पढ़ाने का समय, पाठ्यक्रम, पढ़ाने की विधि, मूल्यांकन का समय या तरीका, सब कुछ निश्चित होता है। ये आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं समझने के लिए। और ये सभी क्या कहलाती है? नियंत्रित परिस्थितियां। जैसे करके लिखेंगे हम, विद्यालय की शिक्षा। विद्यालय की
शिक्षा, क्योंकि विद्यालय की शिक्षा में ये सब कुछ फिक्स होते हैं। दूसरी अनौपचारिक शिक्षा, इसमें लिखेंगे ये सामान्य परिस्थितियों में दी जाती है। ये सामान्य परिस्थितियों में दी जाती है, दी जाती है। यानी इसमें ये सब चीजें फिक्स नहीं होती। दोबारा कहीं देखें, मैंने क्या कहा, आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? इसमें पढ़ाने का समय, पाठ्यक्रम, पढ़ाने की विधि, मूल्यांकन का समय या तरीका आदि सब कुछ निर्धारित नहीं होते हैं, तो वो कौन सी होती है? अनौपचारिक शिक्षा। और इसका उदाहरण है जैसे परिवार में दी जाने वाली शिक्षा। परिवार में दी जाने वाली शिक्षा वो कौन सी होती है? परिवार में दी जाने वाली शिक्षा होती है अनौपचारिक शिक्षा। तो हमने यहाँ पे दो चीजें समझी। शिक्षण चरों के कार्य, शिक्षण चर यानी जो अध्यापक विद्यार्थी, उनके 3 कार्य हैं, या कहें यहाँ पे अध्यापक के कार्य की चर्चा कर रहे हैं हम। पहला काम है विद्यार्थी की समस्याओं या क्षमताओं का पता लगाना, फिर विद्यार्थी की समस्याओं को दूर करना, विद्यार्थी की समस्याओं को दूर करना, और किसके द्वारा दूर होगा? कक्षा शिक्षण द्वारा। और तीसरा कार्य है उपचारात्मक कार्य की सफलता का पता लगाना, यानी उपचार जो किया है, कक्षा शिक्षण जो किया है, कक्षा में पढ़ाई जो करवाई है, वो कितनी सफल रही, इसका पता लगाना तीसरा मूल्यांकन कार्य। फिर हमने कहा शिक्षा के प्रकार, 2 प्रकार की शिक्षा, औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा। जिस शिक्षा में परिस्थितियां नियंत्रित होती है या नियंत्रित परिस्थितियों में दी जाती है वो औपचारिक शिक्षा, और जो सामान्य परिस्थितियों में दी जाती है वो अनौपचारिक शिक्षा। नियंत्रित परिस्थितियां, इसका उदाहरण कौन से? विद्यालय की शिक्षा। और सामान्य परिस्थितियों की शिक्षा, इसका उदाहरण है परिवार में दी जाने वाली शिक्षा। तो आप इनको कंप्लीट करें। देखिए, हमने जो शिक्षा के जो प्रकार पढ़े थे वो तो परिस्थितियों के आधार पे पढ़े थे कि नियंत्रित परिस्थितियों में तो औपचारिक शिक्षा और सामान्य परिस्थितियों में अनौपचारिक शिक्षा। पर अब शिक्षा का हम एक अन्य प्रकार, एक अन्य वर्गीकरण पढ़ेंगे जो होता है शासन व्यवस्था के आधार पर। अब शासन व्यवस्था क्या होती है? तो देखें, जहाँ पे शिक्षा दी जाती है या कहें कि जो अपना विद्यालय होता है, वहाँ पर जो व्यवस्था होती है, विद्यालय संचालन की जो व्यवस्था होती है, उसके आधार पर हम शिक्षा के प्रकार ले रहे हैं। अब देखें, पहले जो गुरुकुलों में शिक्षा दी जाती थी, समझे, आपने देखे भी होंगी, अपने जो सीरियल आते हैं उनमें देखे होंगे। पहले जो गुरुकुलों में शिक्षा दी जाती थी उसमें गुरु का ही महत्वपूर्ण स्थान रहता था। यानी गुरु जैसा करता था विद्यार्थी को वैसा ही करना पड़ता था, या कहें कि विद्यार्थी की रुचि या विद्यार्थी के विचारों का कोई भी महत्व नहीं था, या कहें कि विद्यार्थी कैसे सोचता है, विद्यार्थी के लिए कौन सी चीज़ ज़्यादा सुविधाजनक है, इन सब पर ध्यान नहीं दिया जाता था। किंतु आज की जो विद्यालय शिक्षा है उसमें विद्यार्थी की रुचि को और विद्यार्थी के विचारों को ही सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। आज ये देखा जाता है कि विद्यार्थी कौन सी चीज़ें सीख सकता है, विद्यार्थी के लिए कौन सी विधि अच्छी रहेगी, विद्यार्थी की सोच कैसी है, उसे कौन सी चीज़ पसंद है, उसे किस तरीके से पढ़ना अच्छा लगता है, कौन से तरीके से पढ़ाई जिससे विद्यार्थी को अच्छा लगे, इन सब बातों पर ध्यान दिया जाता है। तो ये जो व्यवस्था का अंतर है ये कहलाता है शासन व्यवस्था के आधार पर शिक्षा का प्रकार। यानी पहले की शासन व्यवस्था अलग थी और आज की शासन व्यवस्था अलग है। तो हम इनको अलग अलग नाम देके पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे प्रभुत्ववादी। प्रभुत्ववादी
या एक तंत्रात्मक शासन व्यवस्था पहली शासन व्यवस्था हमने शिक्षा की ली, कौन सी? प्रभुत्ववादी या एक तंत्रात्मक शासन व्यवस्था। और दूसरी हम लेंगे प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था। प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था। अब देखें, प्रभुत्ववादी, प्रभुत्व जानते हैं अधिकार की भावना या एक तंत्र, इसमें तो अध्यापक का स्थान प्रमुख होता है और विद्यार्थी का स्थान होता है गौण। गौण का मतलब जो प्रमुख नहीं हो। इसमें तो अध्यापक का स्थान प्रमुख होता है और विद्यार्थी का स्थान गौण होता है, या कहें कि विद्यार्थी की रुचि और विद्यार्थी के विचारों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। तो पहले जो गुरुकुलों में शिक्षा होती थी वो कौन सी होती थी? प्रभुत्ववादी या एक तंत्रात्मक शासन व्यवस्था वाली शिक्षा। अब ध्यान दें, अगली है प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था। इस शिक्षा में विद्यार्थी का स्थान तो होता है प्रमुख और शिक्षक का स्थान होता है गौण। यानी मुख्य स्थान किसको दिया जाता है यहाँ पे? विद्यार्थी को। यानी यहाँ पे विद्यार्थी की रुचि और विद्यार्थी के विचारों को महत्व दिया जाता है। तो ये कौन सी शिक्षा व्यवस्था है? प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था। और आज की जो विद्यालय शिक्षा है वो कौन सी विद्यालय शिक्षा है? प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था वाली शिक्षा है। एक बार फिर दोबारा चर्चा करें। शासन व्यवस्था के आधार पर शिक्षा के दो प्रकार है। जहां शिक्षक का स्थान प्रमुख और विद्यार्थी का स्थान गौण हो, वो तो है प्रभुत्ववादी या एक तंत्रात्मक। एक तंत्रात्मक यानी एक पक्ष का ही महत्व है, गुरु का ही महत्व है। दूसरा देखें, जहां पर विद्यार्थी का स्थान प्रमुख व अध्यापक का स्थान गौण है। विद्यार्थी तो बहुत सारे होते हैं जिनको एक प्रजा की तरह मान सकते हैं, इस कारण इसको क्या कहते हैं? विद्यार्थी पूरे प्रजाएं तो होते हैं। तो प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था। एक तंत्रात्मक क्यों कहा? क्योंकि एक व्यक्ति का महत्व है अध्यापक का। प्रजातंत्रात्मक क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पूरी प्रजा या पूरे विद्यार्थियों का महत्व है, इस कारण इसको प्रजातंत्रात्मक कहा। तो हम इनको लिख लेते हैं। देखें, प्रभुत्ववादी क्या है? इसमें शिक्षक का स्थान प्रमुख, इसमें शिक्षक का स्थान प्रमुख व विद्यार्थी का स्थान गौण। गौण का मतलब होता है अप्रमुख होता है। कौन सी में? प्रभुत्ववादी या एक तंत्रात्मक में। इसके ऑपोजिट लिखें प्रजातांत्रिक तंत्रात्मक में। इसमें विद्यार्थी का स्थान प्रमुख, इसमें विद्यार्थी का स्थान प्रमुख व शिक्षक का स्थान गौण। गौण का मतलब वहां लिख लिया अप्रमुख होता है। अब आप वापस इस पे आते हैं। हमने कहा कि विद्यार्थी का स्थान गौण या अप्रमुख होता है। इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि इसमें विद्यार्थी की रुचि व विचारों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, या रुचि या विचारों पर का महत्व, उनको महत्व नहीं दिया जाता। तो देखें, इसमें विद्यार्थी की रुचि व विचारों को महत्व नहीं दिया जाता, महत्व नहीं दिया जाता है। जबकि इसमें क्या होता है? प्रजातंत्रात्मक में
इसमें विद्यार्थी की रुचि व विचारों को महत्व दिया जाता है। इसमें विद्यार्थी की रुचि व विचारों को महत्व दिया जाता है, महत्व दिया जाता है। इसका उदाहरण देखिए, प्राचीन काल में गुरुकुलों में दी जाने वाली शिक्षा प्राचीन काल में गुरुकुलों में दी जाने वाली शिक्षा कौन सी होती थी? प्रभुत्ववादी। और बात करें आधुनिक समय में विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा कौन सी होती है? प्रजातांत्रात्मक शासन व्यवस्था वाली। तो देखें आधुनिक समय में विद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा, विद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा, दी जाने वाली शिक्षा। तो ये हुई अपने शासन व्यवस्था के आधार पर शिक्षा के प्रकार। देखिए ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया बीएसटीसी पीटीटी के अलावा 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड यहाँ भी अपना महत्व रखती है। और कोई सा भी एग्जाम दे लो, हम जो मैटर पढ़ेंगे उससे बाहर कोई प्रश्न नहीं बनने वाला है। बिल्कुल सटीक और सफिशिएंट मैटर पढ़ेंगे, हम बिल्कुल पर्याप्त मैटर पढ़ेंगे। तो आप पूरे ध्यान से इनको पढ़ें, अध्ययन करें नियमित रूप से, तो इनको कंप्लीट करें। और आज के लिए इतना ही, शेष हम अगली कक्षा में लेते हैं। सभी को धन्यवाद।